नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजरायली दूतावास के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और विस्फोट की जगह एनआईए की टीम पहुंच गई है। विस्फोट के बाद दूतावास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इजरायली दूतावास के पास यह विस्फोट हुआ था। दूतावास के पास विस्फोट को लेकर कॉल भी मिली थी, साथ ही जानकारी ऐसी है कि एक लेटर भी वहां मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास विस्फोट हुआ था। कल देर शाम करीब 5:10 पर एक धमाका हुआ और बड़ी जानकारी यह है कि अब सुरक्षा जो है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जांच लगातार चल रही है, ये बड़ी जानकारी। सुरक्षा बेहद पुख्ता अब कर दिए गए हैं। गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल द्वारा की जा रही एयर स्ट्राइक का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। अमेरिका, यूके, इराक और पाकिस्तान लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मची इस उथल पुथल के बीच इजराइल एम्बेसी में कल शाम 5:45 बजे करीब एक बम धमाका हुआ। इस बम धमाके के बीच पुलिस को घटनास्थल से एक पेज का लेटर मिला है। उस लेटर में इजराइल के विरोध में कुछ बातें लिखी गई हैं। इस बेहद संवेदनशील इलाके में कल शाम 5 बजे एम्बेसी के पीछे खाली प्लॉट में ज़ोरदार धमाका हुआ था। आसपास के कई लोगों ने इस धमाके की आवाज़ सुनी। इसी बीच एक अज्ञात शख्स ने करीब 6 बजे फायर सर्विस डिपार्टमेंट के पास फ़ोन किया और विस्फोट की जानकारी दी। मामला इजरायली दूतावास से जुड़ा होने के कारण दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम फौरन बम निरोधक दस्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये हमला किसने किया था और फ़ोन किसने किया था। बाकी इस घटना की पूरी जानकारी लगाने के लिए सभी टीमें जांच के लिए मौजूद है। एनएसजी की टीम यहाँ पे आ चुकी है और डॉग द्वारा एक एक फर्श पे मिले एक एक इंच पर सभी चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। देखिए, कल इजराइल एम्बेसी के पीछे खाली प्लॉट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से आज एनएसजी की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम आई है और ज़मीन पर एक एक इंच पर वो लगातार सैंपल्स ले रही है जिससे कि आगे की जांच हो सके। हम आपको सीधा सामने विजुअल दिखा रहे हैं इजराइल एम्बेसी के कि किस तरीके से एनएसजी की टीम पहुँची है और यहाँ पर तमाम तहकीकात की जा रही है। कल 5:45 बजे करीब इजराइल एम्बेसी में पीछे खाली प्लॉट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहां से पुलिस को एक पेज की चिट्ठी भी मिली थी। उस चिट्ठी में तमाम इजराइल को लेके गुस्सा जाहिर किया गया था और धमकियों से भरी वो चिट्ठी थी। आपको बता दें, आज कल की उस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात करने एनएसजी की टीम पहुंची है। डॉग स्क्वाड को लेकर ज़मीन पर एक एक इंच के टुकड़े को लेकर किस तरीके से सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, फिर इन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और उस पूरी जाँच का, पूरी घटनाक्रम का पता लगाया जाएगा कि किस वजह से ये पूरी घटना हुई थी, क्या इसके पीछे निकल कर आएगा। उस चीज़ को लेकर ये पूरी जांच लगातार जारी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बता दें। इजरायली दूतावास के पास एक धमाका हुआ कल शाम करीब 5:10 पर। दूतावास परिसर के पीछे ये विस्फोट हुआ था और आपको बता दें शाम में करीब 5:10 के आसपास ये धमाका हुआ और उसके बाद एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दूतावास के पास एक पत्र भी मिला है। उस पत्र में ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और इस जांच की कमान अब एनआईए की टीम ने भी संभाल ली है। एनआईए की टीम वहां पहुंची है घटनास्थल पे जहां पे ये ब्लास्ट हुआ और अब मामले की गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि यह बेहद अहम हो जाता है। अब देखिए, इजराइल और हमास के बीच एक लंबे वक्त से जंग जारी है और ऐसे में अचानक से दिल्ली में
इजराइल के दूतावास के पीछे जो खाली जगह है वहां पे एक ब्लास्ट होता है और वहां एक लेटर मिला है। यह फिलहाल जानकारी मिल रही है कि एक लेटर मिला है और उस लेटर में इजराइल के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। इसी को लेकर के अब जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी ऐसी है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज अगर कुछ मिलता है उसमें संदिग्ध, जो जानकारी भी मिल रही है कि एक दो संदिग्ध को लेकर के भी जानकारी मिली है। अब उन तक पहुंचने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस और एनआईए की टीम अब करेगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें राजौरी से, जहां पुंछ हमले पर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राजनाथ सिंह का यह बयान आया है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। राजनाथ सिंह, सेना के शौर्य पर गर्व हमें है, ये बातें उन्होंने कही हैं। आपको बता दें सेना को हर संभव मदद दी जाएगी, यह कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, सरकार सेना के साथ है, यह कहा है रक्षा मंत्री ने। दुनिया में भारतीय सेना सबसे ताकतवर है, हमें और सजग रहने की जरूरत है। ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजौरी में कही हैं। अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी जानकारी दे दें कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घाटी में सेना के सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन है और पुंछ के घने जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं। अब इनकी तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। इसके लिए खोजी कुत्ते भी शामिल किए गए हैं और उनके जरिए इनकी तलाशी लगातार की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि घुसपैठ करने के लिए जो ऐसा माना जा रहा है कि ये 6 से 7 मार्ग हैं, वहां पर अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल पर फिलहाल एक तरीके से वहां जो सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। 4 से 5 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुंछ जिले में पिछले 8 महीने में स्थिति ऐसी बनी है कि 2 बड़े आतंकी हमले हमने देखे हैं। 20 अप्रैल को सेना के ट्रक को निशाना बनाया गया था। इसके बाद दोनों हमलों में स्टील कोर बारूद का इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों ने शहीद सैनिकों का हथियार भी लूटा था। तो ये देखिए बड़ी जानकारी है कि सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार इस समय चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, बारामूला हाईवे के करीब एक आईईडी मिला जिसे डिफ्यूज किया गया है। लावेपुरा में गैस सिलेंडर युक्त ये आईईडी मिला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जांच जारी है और आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। बारामूला हाईवे के करीब ये आईईडी मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बारामूला हाईवे के करीब आईईडी बरामद हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, सिलेंडर युक्त ये आईईडी जिसे डिफ्यूज किया गया है। लावेपुरा के पास ये गैस सिलेंडर युक्त आईईडी मिला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो देखिए सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ
आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने में सफल हो रहे हैं और आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम किया जा रहा है हमारी सेना के द्वारा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। तो लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। 70 लाख लोगों को टीबी से जुड़ी जांच हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हो चुकी है। तो लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। आग्रह और भी है, आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विविध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़े। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए। गांव-गांव सूचना करे, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग आए वहां, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से 3-4 गांवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना चाहिए, ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गांवों को भी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को जानना भी बहुत जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संवाद कार्यक्रम आज कर रहे थे। विकसित संकल्प यात्रा, भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल को जानना भी जरूरी है, केंद्र की योजनाओं को भी जानना जरूरी है। विकसित भारत यात्रा दूर दूर तक पहुंच रही है और ये लाखों गांवों तक पहले ही पहुंच चुकी है। जो लक्ष्य रखा गया है उससे आगे बढ़कर के ये काम हो रहा है और विकसित भारत यात्रा जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, वो तेज गति से चल रही है। ये बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद कार्यक्रम के जरिए आज कही, जिसमें वो लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। जिसमें अहम बात अगर देखें तो वो ये रहता है कि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि लोकल फॉर वोकल को आप लोग ज्यादा तवज्जो दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये कोशिश है कि देश आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनने के लिए ही उनके हर प्रयास हैं और इसी से जुड़ा हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा। भारत लगातार विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार विकास पर ध्यान दे रही है और हर क्षेत्र में आज भारत की तूती बोल रही है। पीएम मोदी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देते रहे हैं और इस सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान भी किया है। 2020-21 के बजट, माफ कीजिएगा, 2021-22 के बजट में सरकार ने पीएलआई योजना को देश के सामने रखा था। इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर जोर देने की बात की गई थी। इस योजना के लिए सरकार ने 1,97,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल समेत 14 सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस योजना ने देश के तमाम इन्वेस्टर और बिजनेसमैन का ध्यान अपनी ओर खींचा और यह योजना काफी सफल साबित हुई है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी हुई ताजा रिपोर्ट की माने तो इन 14 क्षेत्रों में सितंबर 2023 तक 95,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा मंत्रालय ने नवंबर 2023 तक 746 एप्लीकेशन को भी अप्रूव कर दिया है। बता दें कि देश भर में 24 राज्यों के 150 जिलों में पीएलआई यूनिट को स्थापित किया गया। इन यूनिट से अभी तक 7,80,000 करोड़ का प्रोडक्शन भी किया गया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएलआई स्कीम है क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ये एक योजना है जो केंद्र सरकार की, खासकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। 2021-22 के बजट में इसे पेश किया गया था पीएलआई स्कीम को। कुल बजट 1,97,000 करोड़ का था जब इसे आवंटित किया गया इस योजना के लिए, पीएलआई स्कीम के लिए। अब अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा समेत 14 सेक्टर पर जोर दिया गया। ये ऐसे सेक्टर हैं जिस पर ज्यादा फोकस्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। 24 राज्यों के 150 जिलों में पीएलआई यूनिट भी स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 13 विदेशी कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, यानी विदेशी कंपनियां जो हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। ये पीएलआई स्कीम की स्थिति बताता है, क्योंकि 2021-22 के बजट में इसे सबसे पहले पेश किया गया था। अब पीएलआई का असर क्या रहा है जरा वो भी जान लेते हैं। सितंबर 2023 तक 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम वक्त में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। नवंबर 2023 तक 746 एप्लीकेशन अप्रूव हुए। आप अंदाजा लगाइए कि कितने कम वक्त में यह पीएलआई स्कीम जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है। 7,80,000 करोड़ का कुल प्रोडक्शन हुआ। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 7 लाख से ज्यादा। साथ ही 6,40,000 लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार देना और स्टार्टअप्स, ये कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है। 2,900 करोड़ का इंसेंटिव भी दिया गया। पीएलआई में यही है, इंसेंटिव देने की जो बात है प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, और वो इंसेंटिव बड़े पैमाने पर दिया गया है। मोबाइल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा, करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। चाइना का जो एक छत्र राज था उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। फार्मा सेक्टर की अगर बात की जाए वहां भी स्थिति हमारी काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। तो यह पीएलआई स्कीम का असर रहा है। महज 2 से 3 सालों में यह पीएलआई स्कीम जो है वो कितना ज्यादा असर दिखा रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना रही है और इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस स्कीम के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का अब ठिकाना बदल गया है। सीएम हाउस छोड़कर B874 बंगले में शिवराज सिंह चौहान शिफ्ट हो गए हैं। और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने जब अपना आवास छोड़ा, एक लंबे वक्त तक उस आवास में रहे और पूजा पाठ उन्होंने की और उसके बाद दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो गए। गौशाला में गौ माता के भी उन्होंने दर्शन किए हैं। भोपाल में ही रिंग रोड पर नया बंगला उनका है। सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई दी है। तो मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का ठिकाना अब बदल गया है। अभी तक वो सीएम आवास में रहा करते थे, एक लंबा वक्त वहां पे उन्होंने गुजारा है, लेकिन अब वो सीएम हाउस छोड़कर B874 बंगले में शिफ्ट होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार सहित सीएम हाउस के मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना की, गौशाला में गए और वहां पे गौ माता के दर्शन किए। ये तस्वीरें देखिए। तो शिवराज सिंह चौहान का अंतिम दिन था जब वो अपने पूरे परिवार के, देखिए वहां जो कर्मचारी हैं उनसे उनका किस तरीके का लगाव रहा है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक लंबा वक्त इनके साथ उनका बीता है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहली बार दुर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों और पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते तो उनका सर तन से अलग कर दिया जाता। वहीं विजय शर्मा ने धान खरीदी सहित एमएसपी पर भी अपनी बात रखी। आज देखिए ग्रुप पहुंचे हुए हैं और आज वीर बाल दिवस भी मनाया गया गुरुद्वारे में, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस तो ऐसा विषय है जो सब समाज के बीच आना ही चाहिए। समाज में सब कुछ की जानकारी होनी ही चाहिए। 7 साल और 9 साल के बच्चों ने शहादत दी थी, ये कितना बड़ा विषय है। एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्षों का बोनस बांट दिया है, लेकिन कांग्रेस और किसान नेता कहते हैं कि इस बार केवल कितना क्विंटल लेना है उसी की चर्चा हो रही है, कितने पैसे में लेना है इस बात की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्टेटमेंट देख लें, बहुत स्पष्ट है। 21 क्विंटल का ऑर्डर हो चुका है। उसके लिए जो देखिए धान का मूल्य कैसे मिलता है, तो समर्थन मूल्य की राशि पहले आती है और शेष राशि पुरानी सरकार 4 किस्तों में दिया करती थी। आने ये वाली सरकार 1 किस्त में देगी। वो सब कुछ स्पष्ट है, उसमें कोई संशय नहीं। जो समाजवादी पार्टी के एमएसपी क्या रेट तय किया गया है, कितनी कीमत में? एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और वो तो तय है 2250 रुपये अभी, है ना। अभी भाजपा की सरकार के माध्यम से जो दिया जाना है, जो शेष राशि दिया जाना है 3100 रुपया क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से धान खरीदी की जा रही है। जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।